हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईपीएस डॉक्टर अतुल वर्मा बने हिमाचल के नए डीजीपी। जब प्रदेश की सुक्खू सरकार ने आईपीएस अधिकारी अतुल वर्मा को प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक बनाया है। अतुल वर्मा 1991 बैच के आईपीएस है। बता दें कि वर्तमान में वह सीआईडी के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वह प्रदेश सरकार ने 2 माह पहले अतुल वर्मा को सीआईडी का महानिदेशक नियुक्त किया था। वह कुछ महीने पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं। बता दें कि अतुल वर्मा झारखंड के मूल निवासी हैं। उनकी तैनाती संजय कुंडू की जगह हुई है। वह संजय कुंडू पिछले कल डीजीपी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ड्यूटी पर तैनात मतदाता को मिलेगा डाक मतपत्र। जो चुनाव प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव संचालन नियम 1961 में नई धारा 18A शामिल की है। इसके अनुसार चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता को अपना डाक मतपत्र प्राप्त होगा। उस पर वह अपना मत रिकॉर्ड करें और उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिखित रूप से निर्दिष्ट मतदाता सुविधा केंद्र पर वापस कर दें। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दी। बता दें कि चुनावी ड्यूटी पर तैनात मतदाता अपना मत डाक से भेजने के स्थान पर मतदाता सुविधा केंद्र पर डालेंगे। उन्होंने कहा कि नया नियम चुनाव ड्यूटी पर मतदाताओं को दी जाने वाली डाक मतपत्र सुविधा के संभावित दुरुपयोग को रोकने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। यह प्रावधान प्रभावी और सुचारू तरीके से क्रियान्वित करने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी गई है। वह विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया में डाक मतपत्र या ईडीसी के लिए आवेदन करने से लेकर एआरओ द्वारा डाक मतपत्र या ईडीसी जारी करने, मतदाता सुविधा केंद्रों पर वोट डालने और अंत में यह सुनिश्चित करने तक के चरणों की विस्तृत से जानकारी दी गई है कि मतपत्र समय पर मतगणना केंद्रों तक पहुंचे। दाढ़ी मूछ रखने पर कंपनी ने निकाले 80 कामगार। सोलन के औद्योगिक क्षेत्र परवाणु में दाढ़ी मूछ रखने पर एक कंपनी द्वारा 80 कामगारों को निकालने का मामला सामने आया है। वह कामगारों का कहना है कि दाढ़ी मूछ काटने के बाद भी उन्हें काम पर नहीं रखा जा रहा है। वह कुछ दिन पहले भी इन कामगारों को उद्योग में प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बुधवार को उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से उन्हें ज्ञात हुआ है कि परवाणु में एक उद्योग में दाढ़ी मूछ रखने पर 80 कामगारों को निकालने का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और इसको लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह का वाकया उद्योग में पेश आया है तो नियमानुसार उद्योग पर कार्रवाई की जाएगी। वह फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर इस तरह का कदम उद्योग क्यों उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कोविशील्ड के साइड इफेक्ट का मामला। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वह कोविशील्ड निर्माता कंपनी द्वारा वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर किए गए कबूलनामे के बाद अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। बता दें कि विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए इस मामले की जाँच सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की देखरेख में एम्स के निदेशक की अध्यक्षता में चिकित्सा विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करने की मांग की है। यह याचिका 2021 की लंबित एक जनहित याचिका के मद्देनजर दायर की गई है। उन्होंने अपनी याचिका में दलील देते हुए केंद्र सरकार को उन नागरिकों के लिए टीका क्षति भुगतान करने और उसके लिए एक टीका क्षति प्रणाली स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण अभियान के परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से विकलांग हो गए या जिनकी मृत्यु हो गई है। वह दलील देते हुए आवेदक ने आगे कहा है कि सरकार द्वारा सुरक्षा के आश्वासन पर कोविड-19 वैक्सीन अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को कोविशील्ड की वैक्सीन दी गई। वह याचिका में कहा गया कि कोविड-19 के टीके लेने के बाद दिल का दौरा पड़ने और अचानक बेहोश होने से मौत के मामले बढ़े हैं। यहाँ तक कि युवाओं में भी दिल का दौरा पड़ने के कई मामले सामने आए हैं। 50 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। देश की राजधानी दिल्ली और नोएडा के करीब 50 से अधिक स्कूलों को धमकी भरे ईमेल आए हैं। इन ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इन धमकी भरे ईमेल से सभी स्कूलों में हड़कंप मच गया है। मैं आनन फानन में सभी बच्चों को स्कूलों से वापस घर भेज दिया गया। मैं पुलिस और बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। मैं जिन स्कूलों को ये धमकी भरे ईमेल आए हैं वह सभी नामिक स्कूल हैं। इन स्कूलों में हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने अभिभावकों को से अनुरोध किया है कि वे घबराएं नहीं। मैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि स्कूलों को जो धमकी भरे ईमेल आए हैं उसमें लिखा है, हमारे दिल में जिहाद की आग है, हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिलों को गले लगाता है। मैं इंशाअल्लाह हम उसे हवा के माध्यम से भेजेंगे और तुम्हारे शरीर को तहस नहस कर देंगे। हम तुम्हें आग की लपटों में झोंक देंगे, तुम्हारा दम घुट जाएगा। अल्लाह ने इसके लिए हमारे भीतर आग पैदा की है। वह काफिरों, इंशाअल्लाह उसे अपने आसपास देखो और हमेशा के लिए जल जाओ। अल्लाह की इजाजत से धुआं आसमान में उतरेगा, यह सब खत्म हो जाएगा। क्या आपने सच में सोचा था कि आपके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों का कोई जवाब नहीं होगा? फेक वीडियो बनाकर लोगों में भ्रम फैला रही कांग्रेस।
जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामले के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि झूठ बोलने में माहिर कांग्रेस अब डीप फेक वीडियो बनाकर लोगों में भय और भ्रम फैला रही है। वह कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम इसमें आना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक भी है और घातक भी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम चुनावों से पहले भी हमें पता था कि विपक्षी अपने निश्चित हार को देखते हुए झूठ, भय और भ्रम का सहारा जरूर लेगा। मैं आज कांग्रेस का हर बड़ा नेता केवल झूठ के बदौलत अपना पूरा चुनाव प्रचार चला रहा है। मैं झूठ बोलने से भी हार में बदलाव न होता देख अब यह लोग टेक्नोलॉजी और डीप फेक का उपयोग कर और ज्यादा भ्रम और भय फैला रहे हैं। मैं चुनाव जीतने के लिए इंडी अलायंस के नेता सारे अनैतिक कार्य कर रहे हैं। मैं आखिर वोट के लिए इतना नीचे गिरने का क्या औचित्य है। मैं ठाकुर ने आगे कहा कि राहुल गांधी कहीं से भी चुनाव लड़े, उनकी हार निश्चित है, पर अपनी हार से बचने के लिए कांग्रेस झूठ, भय और भ्रम न फैलाए। मैं आरक्षण और संविधान के बारे में कांग्रेस द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद है। मैं कांग्रेस जहां जहां राज्य सरकार बनाती है वहां SC, ST और OBC का आरक्षण काटकर अपने वोट बैंक को देती है। मैं कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी लगाई, उन्होंने अब तक सबसे ज्यादा 62 बार संविधान संशोधन किए हैं। जब मोदी वाराणसी जा सकते हैं तो आनंद शर्मा कांगड़ा से क्यों नहीं लड़ सकते चुनाव। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़कर वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा कांगड़ा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतर सकते। वह तो शिमला के रहने वाले हैं और पूरा राज्य उनका घर है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सेरा विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत में कही। सुक्खू ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि आनंद शर्मा को कांगड़ा से टिकट मिली है। वह अच्छे वक्ता है, उनकी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अच्छी पकड़ व समझ है। वह CM ने कहा कि आनंद शर्मा और UPA सरकार में केंद्रीय मंत्री रहते कांगड़ा के लिए बड़े प्रोजेक्ट व कार्यालय लाए हैं और जहां कांगड़ा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंदौरा में 150 करोड़ रुपए की लागत का इंडस्ट्रियल पार्क, चाय बागानों के लिए नेशनल टी बोर्ड का रीजनल सेंटर आनंद शर्मा ने खुलवाया है। कांग्रेस के मंत्री रोते हुए CM के खिलाफ करते हैं बयानबाजी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सूख सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के मंत्री तो रोते हुए CM सुक्खू के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, इसके दोषी भी खुद CM ही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में हजारों की संख्या में चले हुए संस्थान बंद कर दिए। मैं करसोग में ही नायब तहसीलदार के कार्यालय से लेकर पटवार सर्कल समेत दर्जनों की संख्या में कार्यालय, स्कूल और अस्पताल तक बंद कर दिए। मैं कांग्रेस इसी तालाबंदी को विकास कर रही है। वह अब हिमाचल के लोगों की बारी है, ऐसी सरकार और ऐसे लोगों की तालाबंदी करें। मैं सड़कों का काम रुका पड़ा है, मैं अस्पताल का काम रुका पड़ा है, स्कूल का काम रुका पड़ा है, हिम केयर से इलाज रुक गया है, सहारा की पेंशन रुक गई है और आज तक सरकार प्रदेश को आगे ले जाने के लिए काम करती थी। यह पहली सरकार है जो प्रदेश को पीछे ले जा रही है। कुफरी में NH5 पर टैंकर और कार में भिड़ंत, 4 लोग घायल, जयराम ने अपनी गाड़ी से ले गए अस्पताल। हिमाचल प्रदेश के शिमला में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर कुफरी के नजदीक 2 गाड़ियों के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वह गनीमत रही कि इस दौरान पूर्व CM जयराम ठाकुर ठियोग दौरे से अपनी गाड़ी से वापस शिमला जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने घटना स्थल के पास अपनी कार रोकी और घायलों का हाल जाना, साथ ही अपनी गाड़ी से घायलों को IGMC शिमला भिजवाया। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि NH5 पर कुफरी के पास एक तेल टैंकर ठियोग की ओर से शिमला की तरफ जा रहा था। वह तभी अचानक शिमला की तरफ से आ रही एक मारुति गाड़ी के साथ टकरा गया, वह जिससे दोनों गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हुई। मैं हादसे में मारुति सवार 4 लोग घायल हो गए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का काफिला वहां से जा रहा था। इस घटना को देखने के बाद जयराम गाड़ी से उतरे और घायलों को हालचाल पूछा, साथ घायलों को अपनी गाड़ी में IGMC शिमला ले गए। अनुराग ठाकुर ने कभी नहीं उठाई हिमाचल की आवाज, ऐसे व्यक्ति को संसद में जाने का कोई अधिकार नहीं, सतपाल रायजादा। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को लोकसभा और विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में लंबे समय से कांग्रेस में प्रत्याशी को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। हालांकि आखिरकार कांग्रेस ने हिमाचल की सभी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीते दिन कांग्रेस ने कांगड़ा से पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और हमीरपुर से सतपाल रायजादा को टिकट दिया है। ऐसे में सबकी नजरें हमीरपुर सीट पर टिक गई है, जहां से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में क्या सतपाल रायजादा कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। पेट्रोल से जले बाप ने छठे दिन टांडा मेडिकल कॉलेज में तोड़ा दम, बेटे पर दर्ज हुआ मौत का मामला। पुलिस थाना भरज के तहत पेट्रोल से जले व्यक्ति ने छठे दिन टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। मामले में बेटे ने नशे में अपने पिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। वह पिता 6 दिन से मौत से जूझता रहा और आखिरकार दम तोड़ दिया है। वह शव का मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाया गया और सब परिजनों को सौंप दिया गया है। वह गौरतलब है कि टिक्कर खतरिया में 25 अप्रैल को एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। वह मामूली सी कहासुनी होने पर बेटे ने अपने बाप पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई थी। वह जांच में यह पता चला कि पिता और पुत्र में खाने को लेकर बहसबाजी हुई थी। वह दोनों के बीच बहसबाजी इतनी बढ़ गई कि बेटे ने ऐसा कदम उठा लिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। जो बाद में घायल बाप ने भुरंज पुलिस थाने में अपने बेटे पर मुकदमा दर्ज करवाया था।
गोल्डी बराड़ की अमेरिका में हत्या, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का था मास्टरमाइंड, इस गैंग ने ली जिम्मेदारी। जब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ की अमेरिका में मौत का दावा किया जा रहा है। वह अमेरिकी वेबसाइट ने कथित तौर पर दावा किया है कि गोल्डी बराड़ को मंगलवार शाम 5:25 पर अमेरिका के फायरमाउंट हॉल्ट एवेन्यू में गोली मार दी गई। बताया गया है कि गोल्डी बराड़ अपने एक दोस्त के साथ सड़क पर खड़ा था। इसी बीच कुछ अज्ञात बदमाश आए और बराड़ पर फायरिंग कर भाग गए। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। तिब्बत में चीनी दमन के बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहती हूं। आज़ादी का प्रण लेकर पैदल यात्रा पर निकली नामकी की दस्ता रूह कपा देगी। जब महज 15 साल की उम्र में स्वतंत्र तिब्बत की मांग को लेकर चीन में जेल जा चुकी एक तिब्बती लड़की ने कहा कि वह चीनी दमन से दुनिया को अवगत कराना चाहती है। दलाई लामा के चित्रों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने और तिब्बत को स्वतंत्र करने की मांग के कारण तिब्बती लड़की नामकी और उसकी बहन को चीनी अधिकारियों ने तिब्बती काउंटी नगाबा में 21 अक्टूबर 2015 को पकड़ लिया और उन्हें 3 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। तब नामकी की उम्र केवल 15 साल थी। वहीं नामकी ने बताया कि तिब्बत में चीनी दमन के बारे में दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने के अपने दृढ़ संकल्प के साथ 10 दिनों की कठिन पैदल यात्रा के बाद नेपाल में प्रवेश करने के कुछ सप्ताह बाद पिछले साल जून में वह भारत पहुंची है। न्यायिक परिसर चंबा में आगामी 11 मई को लोक अदालत। जिला अधिक सेवा प्राधिकरण चंबा द्वारा आगामी 11 मई को न्यायिक परिसर चंबा में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में आपराधिक मामलों को छोड़कर अन्य न्यायिक मामलों का समाधान किया जाएगा। यह जानकारी जिला पंचायत अधिकारी चंबा ने इस संबंध में समस्त खंड विकास अधिकारियों को जारी निर्देशों के माध्यम से दी गई है। उन्होंने बताया कि 11 मई 2024 को आयोजित की जा रही इस लोक अदालत के माध्यम से जिला की आम जनता अविलंब समाधान प्राप्त कर सकती है। अटल टनल रोहतांग भरमौर में बर्फबारी, कुल्लू में अंधड़ से उड़ी अस्थायी दुकानें की छतें। जब मई की दस्तक के बाद भी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोगों को ठंड से निजात नहीं मिल रही। वह उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। वह केलांग का न्यूनतम तापमान अभी भी माइनस में चल रहा है। वह बुधवार दोपहर को जनजातीय क्षेत्र भरमौर स्थित भरमानी माता मंदिर क्षेत्र में हल्की बर्फबारी हुई। वह एकाएक मौसम में हुए बदलाव के चलते लोग भी अचरज में हैं। वह ग्रामीणों ने बताया कि बर्फबारी होने से पूरा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में है। वह जनजातीय क्षेत्र भरमौर की ऊपरी चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई है। वह अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर भी बर्फबारी शुरू हो गई है। वह लोगों को आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अनावश्यक रूप से यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन 4 मई तक रद्द रहेगी, जाने वजह। हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन की यात्रा का लाभ अगले 3 दिन तक यात्रियों को नहीं मिलेगा। रेलवे बोर्ड की ओर से इस ट्रेन को 4 मई तक रद्द कर दिया गया है। रद्द होने के कारण हरियाणा और दिल्ली के पास रेलवे ट्रैक की मरम्मत का होना बताया जा रहा है। रेलवे बोर्ड की इस सूचना के बाद यात्रियों को अपनी यात्रा के लिए अन्य ट्रेन और विकल्प का सहारा लेना पड़ रहा है। हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन प्रतिदिन यात्री दौलतपुर चौक से पुरानी दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन तक आवागमन करती है, लेकिन बुधवार से ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। खेलते खेलते स्कूल के शौचालय की दीवार गिरी, 4 विद्यार्थी घायल, अस्पताल में भर्ती। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के तहत उप तहसील जंगला की ग्राम पंचायत थाना की प्राथमिक पाठशाला टिपरोली में स्कूल के शौचालय की दीवार गिरने से 4 बच्चे घायल हो गए। वह घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल रोहड़ू पंचायत गया है। वह घायल विद्यार्थियों के बयान दर्ज किए गए। वह बुधवार दिन के समय टिपरोली प्राथमिक पाठशाला में स्कूल के बच्चे पुराने शौचालय के समीप खेल रहे थे। इसी दौरान शौचालय की दीवार भरभरा कर गिर गई। वह दीवार और छत की चपेट में आने से 4 बच्चे के सिर, हाथ और पैर में चोटें आई है। अस्पताल में भर्ती बच्चों ने बताया कि स्कूल में 2 शिक्षक हैं। एक शिक्षक स्कूल नहीं आया था और दूसरा शिक्षक हादसे के समय मौके पर नहीं था। हिमाचल में कांग्रेस की लड़ाई, बिकाऊ विधायकों के खिलाफ 4 जून को भाजपा को मिलेगा जनता का जवाब। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को फिर सियासी निशाना साधा है। वह नादौन में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है। और 4 जून को प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के जयराम ठाकुर के दावे पर सीएम सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष झूठ व डर के सहारे सत्ता पाना चाह रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। वह धैर्य रखें, 4 जून को जनता का जवाब भाजपा को मिल जाएगा। अनीस अहमद ने अनुराग पर साधा निशाना, बोले साइबेरियन पंछी की तरह करते हैं हमीरपुर का दौरा। जो कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी भी 3 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। मैं हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी अनीस अहमद ने देरी से टिकट आवंटन के मुद्दों पर कहा कि कांग्रेस पार्टी सोच समझकर अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही है ताकि उन्हें बाद में धोखा न मिले। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा लोकसभा के घोषित उम्मीदवार मजबूत और सशक्त हैं। वह कांग्रेस सह प्रभारी अनीस अहमद ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक सुजानपुर के सभी बूथों के अध्यक्षों के साथ बैठक में भाग लिया। वह बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती ने की। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर, सुजानपुर उपचुनाव प्रत्याशी रंजीत राणा भी विशेष रूप से मौजूद रहे।
रणधीर शर्मा बोले केंद्र से मिले 2000 करोड़, प्रदेश ने खर्च किए केवल 1720 करोड़। जब भाजपा के मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आने पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री और सभी मंत्री अपनी पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हटे। में सच्चाई यह है कि आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार ने NDRF और SDRF के माध्यम से प्रदेश की अलग अलग किस्तों में 2000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की। में प्रदेश सरकार ने हिमाचल की जनता से 252 करोड़ रुपये आपदा राहत कोष के नाम पर भी जमा की। अभी तक हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 1720 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सड़क हादसे के घायलों को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मानवता की मिसाल पेश की है। जयराम ठाकुर ने बुधवार को कुफरी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुई एक कार के घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जयराम ठाकुर ठियोग से एक जनसभा को संबोधित कर वापस शिमला की तरफ लौट रहे थे। इसी दौरान कुफरी में ट्रक और गाड़ी की टक्कर के चलते 4 लोग घायल हो गए थे। इस हादसे में गाड़ी चला रहा ड्राइवर, 2 महिलाएं और एक बच्चा घायल हुआ है। 12वीं की टॉप 10 मेरिट सूची में शामिल गरीब बेटी की पढ़ाई के लिए विधायक ने दी आर्थिक मदद। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर के बलेटा खुर्द गांव निवासी तनु ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा में प्रदेश भर में 10वां स्थान हासिल किया है। मैं होनहार बेटी की पढ़ाई के लिए विधायक सदर आशीष शर्मा ने आर्थिक मदद की है। मैं विधायक आशीष शर्मा ने गरीब बच्चों के उत्थान व उनकी पढ़ाई के लिए क्षेत्र के करीब 80 विद्यार्थियों व उनके परिवारों को छात्रवृत्ति व पेंशन लगाई है। उनका मानना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी गरीब का बच्चा मूलभूत शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। मैं तनु राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सनाही की छात्रा रही। मैं छात्रा ने प्रदेश भर में ओवरऑल 10वां स्थान और कला संकाय में 4था स्थान हासिल किया है। मैं छात्रा के पिता सुनील कुमार पेंटर का काम करते हैं। छात्रा ने विधायक आशीष शर्मा का भी आभार व्यक्त किया है। वही विधायक आशीष शर्मा ने छात्रा को शॉल, टोपी और नगद इनाम देकर सम्मानित किया। वही विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि ऐसे होनहार बच्चों को देखकर खुशी होती है। वह छात्रा ने अपने क्षेत्र का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। प्रत्याशी कैसे भरते नामांकन, कौन सी जानकारी करनी पड़ती है, चुनाव आयोग से साझा जाने सब कुछ। जो देश की 18वीं लोकसभा के लिए 2 चरण का मतदान हो चुका है। मैं अंतिम चरण का मतदान 1 जून को है। वह 4 को चुनाव परिणाम आएंगे। मैं आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर लोकसभा चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशी कैसे अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए नामांकन दाखिल करते हैं और चुनाव आयोग को इन्हें कौन कौन सी जानकारी देनी होती है। वह चुनाव के दौरान जिले के DC को ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी माना जाता है। इन्हीं की देखरेख में प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। वह किसी भी चुनाव के दौरान जिलेवार स्तर पर जिले का DC ही चुनाव की कमान संभालता है। चुनाव के दौरान नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद चुनाव आयोग उम्मीदवार के सारे कागजों की जांच करता है। अगर आयोग की किसी डॉक्यूमेंट में कुछ भी संदिग्ध लगता है तो उस प्रत्याशी की उम्मीदवारी भी निरस्त कर सकता है। कोई भी प्रत्याशी जिले के DC कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। वही नामांकन के साथ ही उम्मीदवारों को एक निर्धारित जमानत राशि भी चुनाव आयोग के समक्ष जमा करनी होती है। चुनाव अधिकारी के अनुसार कोई भी प्रत्याशी नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया के दौरान सीमित गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुवार को पंजाब किंग्स 3 को चेन्नई सुपर किंग्स, 6 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहुंचेगी धर्मशाला। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 5 मई को होने वाले IPL मुकाबले लिए पंजाब किंग्स की टीम 2 मई को धर्मशाला पहुंच जाएगी। वह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 3 मई को आएगी। वह धर्मशाला में होने वाले मैच के लिए दोनों टीमें विशेष विमान से सुबह 10:30 बजे गगल हवाई अड्डे पहुंचेंगी। वह टीमें सीधे धर्मशाला के कंडी स्थित रेडिसन ब्लू होटल जाएंगी। में BCCI की ओर से टीमें के धर्मशाला पहुंचने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। में दोनों टीमें एक दिन छोड़कर चेन्नई से धर्मशाला आएंगी। में चेन्नई चेपॉक स्टेडियम में 1 मई को पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। इसके बाद यह टीम धर्मशाला में आमने सामने होंगी। वनों में आग लगने से पहले ही सावधान कर देगा सेंसर युक्त फायर अलर्ट सिस्टम, ट्रायल शुरू। हिमाचल प्रदेश के वनों में आग लगने से पहले ही सेंसर युक्त फायर अलर्ट सिस्टम सावधान कर देगा। इससे वनों में आग लगने से पहले ही उसे रोका जा सकेगा। मैं दिल्ली के एक स्टार्टअप के तहत बना यह उपकरण वनों में आग लगने से पहले ही वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, लोगों, पंचायत प्रतिनिधियों सहित अन्य कई स्वयंसेवियों को अलर्ट कर देगा। इस उपकरण को मंडी वन रेंज में आग लगने की दृष्टि से अति संवेदनशील शहर के आसपास लगते वनों में ट्रायल के तौर पर लगाया गया है। हिमाचल में लगातार दूसरे साल अप्रैल में सामान्य से ज्यादा बारिश, ऊना में चढ़ा पारा। हिमाचल प्रदेश में लगातार दूसरे साल अप्रैल में सामान्य से ज्यादा बादल बरसे हैं। इस वर्ष 1 से 30 अप्रैल तक सामान्य से 5% अधिक बारिश हुई है। वर्ष 2023 में अप्रैल के दौरान सामान्य से 63% अधिक बारिश हुई थी। 2022 में सामान्य से 89% कम बारिश दर्ज हुई थी। इस साल बाद शिमला में अधिकतम तापमान भी सबसे कम रिकॉर्ड हुआ है। इस वर्ष अप्रैल के अधिकांश दिन ठंडे मौसम में ही बीते। राजधानी में 26 अप्रैल को इस माह का सबसे अधिक 26.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। पहले के वर्षों में अप्रैल के दौरान पारा 28 डिग्री तक जाता था। वह प्रदेश के मैदानी जिला ऊना में भी इस बार अप्रैल में सिर्फ एक बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा है।
झूठ व डर के सहारे सत्ता पाना चाह रहे जयराम, जनता देगी जवाब, सीएम सुक्कू ने नेता प्रतिपक्ष पर बोला हमला। जब कंगड़ा से आनंद शर्मा को टिकट मिलने के बाद सीएम सुक्कू ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात छोड़कर वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं तो आनंद शर्मा कंगड़ा से क्यों नहीं। दरअसल आनंद शर्मा शिमला के रहने वाले हैं। वहीं सीएम सुक्कू ने जयराम ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठ और डर के सहारे सत्ता पाने की चाहत रखते हैं, इसका जवाब 4 जून को मिल जाएगा। शेरी मंच पर कंगना करे मेरे साथ खुली बहस, विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर दी चुनौती। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार कंगना को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वो शेरी मंच पर खुली बहस के लिए आए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जनादेश और प्रतिबद्ध नेतृत्व को लेकर चर्चा करेंगे, इसके साथ हम अपने विजन को लेकर भी बात करेंगे। हिमाचल में सब्जियों के दामों ने बिगाड़ा रसोई का बजट, टमाटर 40 रुपये पार, यहाँ देखें लिस्ट। हिमाचल में सब्जियों के दामों में उछाल देखा जा रहा है। वह टमाटर जहां 20 रुपये किलो से 40 रुपये किलो पहुंच गए हैं, वहीं मटर का दाम 60 से 80 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। मौसम खराब होने के कारण सब्जियों के दामों में तेजी देखी जा रही है। सभी सब्जियों पर 10 से 20 रुपये का इजाफा हुआ है। 12 किलोमीटर पैदल चलेगी पोलिंग पार्टी, तब होगा मतदान, 116 मतदाताओं के लिए खास इंतजाम। जब देश में लोकसभा चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं, वह 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा। इस बीच आपको शिमला के एक अनोखे पोलिंग बूथ के बारे में बता रहे हैं। इस पोलिंग बूथ पर 116 मतदाता हैं। में खास बात यह है कि पोलिंग पार्टी को 12 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान केंद्र जाना पड़ता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।